नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन हब पर। आज हम पढ़ेंगे बुद्धि मापन एवं परीक्षण और बुद्धि लब्धि। यानी बुद्धि मापन का सिद्धांत किसने दिया, बुद्धि लब्धि का सिद्धांत किसने दिया और बुद्धि लब्धि देने की आवश्यकता क्यों पड़ी, और ये बुद्धि लब्धि का जो सिद्धांत है और बुद्धि मापन एवं परीक्षण का सिद्धांत है वो किसने दिया। पहले देखते हैं अपन बुद्धि परीक्षण। ये जो बुद्धि परीक्षण का सिद्धांत था वो अल्फ्रेड बी ने दिए। अल्फ्रेड बी ने इन्होंने बुद्धि परीक्षण का सिद्धांत दिया था। कौन सा? इन्होंने बुद्धि परीक्षण का सिद्धांत दिया। इन्होंने बुद्धि परीक्षण का सिद्धांत दिया था 1905 में। और ये जो अल्फ्रेड बी ने थे ये फ्रांस के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे फ्रांस के। अल्फ्रेड बी ने इनका पूरा नाम है। और इन्होंने 1905 में ये सिद्धांत दिया। जब इन्होंने ये सिद्धांत दिया था तो इन्होंने ये सिद्धांत देते समय साइमन नामक एक अन्य मनोवैज्ञानिक थे, उनकी भी सहायता इसमें ली थी। तो इन्होंने ये बुद्धि मापन परीक्षण किया था, जो बुद्धि परीक्षण किया था, जब इन्होंने ये पहला बुद्धि परीक्षण किया था 1905 में किया था। और इन्होंने कहाँ पे किया था? फ्रांस में किया था, स्कूली बालकों पे। स्कूली बालकों पे ये फ्रांस में किया था। ये फ्रांस में ही किया गया था। और जब इन्होंने ये बुद्धि परीक्षण का सिद्धांत दिया तो इसका मुख्य कारण था मानसिक आयु, यानी मानसिकता को जानने का। यानी बच्चे में कितनी मानसिकता है इसको जानने के लिए ये बुद्धि परीक्षण किया गया। जब इन्होंने बुद्धि परीक्षण किया था तो वो था सामान्य। यानी जो इन्होंने बुद्धि परीक्षण किया था वो 3 रूपों में किया था। मतलब 3 प्रकार के बालक इन्होंने बताए। एक तो था सामान्य बालक, और एक थे श्रेष्ठ बालक, और एक थे निम्न बालक। ये इन्होंने परीक्षण किए थे 1905 में। और इनकी मृत्यु 1911 में हो गई थी। इनकी मृत्यु 1911 में हो गई थी। और जब इन्होंने ये परीक्षण किया तो इनका ओनली 3 बालकों का रूप बताया था कि बच्चे सामान्य होते हैं या फिर श्रेष्ठ होते हैं या फिर निम्न होते हैं। ये 3 प्रकार बताए थे बुद्धि परीक्षण में। जो बुद्धि परीक्षण किया था इन्होंने 1905 में पहला किया था, उसके बाद 1911 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनके बीच इन्होंने 1908 में जो पहला संशोधन किया, इन्होंने पहला संशोधन 1908 में किया। और उसके बाद 1911 में इन्होंने दूसरा भी संशोधन किया। ये 2 संशोधन इन्होंने इस बुद्धि लब्धि थी, जो बुद्धि परीक्षण था, इसमें इन्होंने ये 2 संशोधन भी किए थे इनको ठीक करने के लिए। और इन्होंने अपन इसके काल को भी देख सकते हैं। जो इनका काल था वो था 3 प्रकार से अपन इसको देख सकते हैं। क्योंकि जो बीने था इन्होंने ये सिद्धांत दिया था ना बुद्धि परीक्षण, उससे पहले भी ऐसा नहीं कि बुद्धि परीक्षण हुआ नहीं था। बुद्धि का परीक्षण होता आ रहा था, पहले भी हुआ था। तो इन्होंने एक काल अपन देख लेते हैं, आरंभिक काल होता था कि मतलब जैसे ये काल था मध्यकाल, ये मध्यकाल है। और आज का जो काल है वो आधुनिक। ये 3 कालों पे अपन इसको विभाजित करते हैं, जिसमें मध्यकाल था बीने का, और इससे पहले जो काल रहा था वो बीने से पूर्व का, और ये बीने के बाद का। ये 3 कालों में अपन इसको विभाजित करते हैं कि जब बीने ने दिया था, कब दिया था? 1905 में। 1905 में बीने ने दिया था। और बीने से पहले 1905 से पहले जो बुद्धि के लिए जो परीक्षण होते थे वो 1905 से पहले होते थे। लेकिन जब बाद के 1905 से 1911 तक इन्होंने ये परीक्षण किया।
और इसकी परीक्षण में जो सहायता की थी वो साइमन नामक वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक ने की थी। और 1905 से 1911 तक इन्होंने बीच में 2 संशोधन किए थे, 1908 और 1911। और जो 1911 में जब इनकी मृत्यु होगी तो उसके बाद में भी परीक्षण हुए थे, तो वो बाद का काल यानी आधुनिक काल है। तो जो इससे पहले जो काल की था ना, आरंभिक काल बीने के पहले का, उसमें था जो बुद्धि परीक्षण होता था ना, वो ओनली होता था शारीरिक रूप में। वो बुद्धि परीक्षण होता था ना, वो शारीरिक रूप से होते थे, मतलब बच्चे की आयु देखी जाती थी और उसके अनुसार देखा जाता था दिमाग। तो मतलब वो जो था वो अमनोवैज्ञानिक ये अमनोवैज्ञानिक काल माना जाता था। कौन सा? बीने से पहले का, यानी 1905 से जो परीक्षण पहले हुए हैं वो अमनोवैज्ञानिक हैं, लेकिन उसके बाद जो बीने ने दिया 1905 में वो बुद्धि परीक्षण का काल, यानी इन्होंने 1905 से 1911 का बीने का काल यानी मध्यकाल मान सकते हैं अपन। उसके बाद है आधुनिक काल, यानी बीने ने ये जो किया था परीक्षण किस पे किया था? फ्रांस में स्कूली बालकों पे। तो ये ध्यान रखना है फ्रांस के लिए ही है, यानी फ्रांस के बच्चों के लिए भी ये इन्होंने ये परीक्षण किया था। लेकिन इसको जो बीने ने जो परीक्षण किया था उसके बाद एक मनोवैज्ञानिक थे जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे स्टर्न। इन्होंने इस परीक्षण को देखा कि ये परीक्षण है ना, ये पूर्ण रूप से सही नहीं है, कि मतलब बालकों का ओनली 3 भागों में विभाजित कर रहा है, कि सामान्य, निम्न और श्रेष्ठ, इन 3 रूपों में विभाजित कर रहा है। तो स्टर्न ने इसके बाद 1912 में आईक्यू के लिए बोला, ये जो अपना बुद्धि परीक्षण है, ये बुद्धि लब्धि, ये जो बुद्धि लब्धि है, इसके बारे में स्टर्न ने ये सिद्धांत दिया कि बुद्धि लब्धि से ही बालकों का पूर्ण रूप से परीक्षण हो सकता है। तो इसके बाद 1912 में इन्होंने स्टर्न ने सिद्धांत दिया था, और जब इन्होंने ये सिद्धांत दिया था तो ये पूर्ण रूप से ये भी प्रतिपादित नहीं हो पाया था, मतलब इसका संप्रत्यय पूर्ण रूप से नहीं हो पाया था। तब एक मनोवैज्ञानिक थे टर्मन, जो थे अमेरिका के। ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे टर्मन। इन्होंने 1916 में इन्होंने बुद्धि लब्धि का, जो कि पहले 1912 में स्टर्न ने दिया था बुद्धि लब्धि का सिद्धांत। पूर्व जैसे अभी कह सकते हैं अपन, जो बुद्धि लब्धि का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? तो वो दिया था स्टर्न ने 1912 में। लेकिन जब टर्मन ने 1916 में इसका संशोधन किया, पुनः संशोधन किया था 1916 में, इन्होंने टर्मन ने, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, तब इन्होंने इस बुद्धि लब्धि को पूर्ण रूप से समझाया कि बुद्धि लब्धि में एक चीज पे अपन नहीं कह सकते कि बुद्धि क्या है। तो इन्होंने इसको बहुत से स्तरों में इसको समझाया 1916 में। तो इन्होंने जो 1908 में और 1911 में ये 2 संशोधन हुए थे, वो दिए थे बीने ने, क्योंकि 1911 में बीने की मृत्यु हो गई थी। तो 1908 और 1911 का जो संशोधन था वो बीने ने किया था। उसके बाद 1916 में इन्होंने, टर्मन ने इसको पुनः संशोधित किया। इसका पुनः संशोधन किया, कौन से का? जो बुद्धि परीक्षण था इसको बुद्धि लब्धि में बदला इन्होंने, इसका पुनः परीक्षण किया। और जो ये था अमेरिकी मनोवैज्ञानिक था, और इन्होंने इस जो नए परीक्षण किया था उनका प्रयोग अमेरिकी छात्रों पर किया। जो अमेरिका के छात्र थे उन्हीं पे है इनका प्रयोग किया। और इसके बाद जब इन्होंने ये प्रयोग किया तो इन्होंने बहुत से बच्चों में बुद्धि लब्धि का विकास होना, जो बुद्धि लब्धि इन्होंने बताई है वो किया था। इसका प्रयोग अमेरिका में जो था एक विश्वविद्यालय था स्टैनफोर्ड, ये एक विश्वविद्यालय था जिसमें इन्होंने इसका प्रयोग किया। किसका? जो बुद्धि लब्धि का, जो इसका बीने का जो सिद्धांत था
बुद्धि परीक्षण, उसका प्रयोग इन्होंने पुनः संशोधित करके स्टैनफोर्ड नामक एक विश्वविद्यालय था उसमें इसका प्रयोग किया, जो कि अमेरिका के लिए ही बना हुआ था। इन्होंने जब ये सिद्धांत दिया तो ये पूर्ण रूप से संशोधित था और एकदम सही भी था। तो तब इन्होंने ये इस जो, क्योंकि ये सिद्धांत इन्होंने बाद में दिया बुद्धि लब्धि का यहाँ से, तो इसका मतलब था ये जो सिद्धांत नया बनाया था इन्होंने, तो उसका नाम दिया था इन्होंने बीने स्टैनफोर्ड परीक्षण। इन्होंने जो बीने ने जो बाद में, पहले बीने ने दिया, उसके बाद जब पुनः संशोधित 1916 में करके टर्मन ने जो दिया था इनका नाम, जो बाद में इस सिद्धांत को टर्मन ने दिया था। तो जब टर्मन ने बाद में पुनः संशोधित करके इन्होंने ये दिया, तो 1916 में जब नया इसको बुद्धि लब्धि का नाम दिया, तब उन्होंने इस सिद्धांत, जो इनका सिद्धांत पूर्ण रूप से क्या माना जाता था, मनोवैज्ञानिक माना जाता था। जो इन्होंने सिद्धांत बाद में दिया वो पूर्ण रूप से वैज्ञानिक माना जाता था, और इसको जो टर्मन ने बीने स्टैनफोर्ड बुद्धि परीक्षण का नाम दिया, क्योंकि इसमें बुद्धि परीक्षण का पता चलता था। और ये बीने ने स्टार्ट किया था बुद्धि परीक्षण का प्रथम सिद्धांत, जो पहला सिद्धांत दिया था 1905 में, वो बीने ने स्टार्ट किया था। इसलिए बीने, और कहाँ पे किया था, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। तो बीने स्टैनफोर्ड बुद्धि परीक्षण, इन्होंने इस सिद्धांत का नाम दिया, ये याद रखना। और जब ये परीक्षण किया था वो अमेरिका में किया, क्योंकि ये अमेरिका के नागरिक थे। और बाद में देखते हैं अपन ने, इन्होंने जो ये सिद्धांत दिया था, और एक बात याद रखना, इन्होंने ये जो सिद्धांत दिया था ना, वो था शाब्दिक। शाब्दिक का मतलब है, इन्होंने जो शाब्दिक सिद्धांत दिया है, ये शाब्दिक कैसे है? शाब्दिक का मतलब है कि ये ओनली जो पढ़े लिखे है ना, उन्हीं के ऊपर लागू होता था, ये याद रखना। इन्होंने जो ये सिद्धांत दिया बीने स्टैनफोर्ड बुद्धि परीक्षण यानी बुद्धि लब्धि, इसका प्रयोग ओनली किस पे किया जा सकता था? शाब्दिक लोगों पे, यानी पढ़े लिखे लोगों पे, इसी पे इसका प्रयोग किया जा सकता था। और इन्होंने जो ये प्रयोग किया, उसमें इन्होंने एक आईक्यू का एक सिद्धांत भी प्रतिपादित किया था, उसका एक सूत्र दिया इन्होंने। तो वो सूत्र था आईक्यू यानी बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि, इसमें इन्होंने बताया कि पहले मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100, ये इन्होंने सिद्धांत दिया। बाद में सिद्धांत के माध्यम से इन्होंने एक सूत्र प्रतिपादित किया आईक्यू निकालने के लिए, कि बच्चे की मानसिक आयु, जो अपन मानसिक आयु देखते हैं बच्चे में, जैसे बच्चा 8वीं स्तर का है और उसमें मानसिक आयु है उसकी 8वें स्तर की, यानी 8वीं में पढ़ रहा है और 8वें स्तर की उसमें योग्यता है, यानी उसकी मेंटल एज, जो मानसिक आयु है वो 8 वर्ष की है। और उसकी जो वास्तविक आयु है वो भी 8वीं कक्षा, यानी जो उसकी डेट ऑफ बर्थ है वो 8वीं कक्षा के लायक की है। तो 8वीं की इसकी मानसिक आयु है और 8वीं की उसकी वास्तविक आयु है, इंटू 100। 8 से 8 कट गए यानी 100। तो ये जो 100 है वो है आईक्यू यानी बुद्धि लब्धि। अब अपन देखते हैं इसमें जो बुद्धि लब्धि है उसका मापन कैसे होता है। यानी जो बुद्धि लब्धि इन्होंने बता तो दी कि बच्चे की बुद्धि लब्धि किस हिसाब से निकालते हैं, उन्होंने ये सूत्र भी दिया है। इन्होंने ये सूत्र दे दिया, किसने? टर्मन ने दिया था। ये इन्होंने सूत्र भी दे दिया कि इसके अनुसार ही आईक्यू निकाली जाती है। ये तो बता दिया इन्होंने भाई इससे आईक्यू निकाली जाती है, लेकिन उस आईक्यू को किस प्रकार बच्चों में रखेंगे, मतलब जैसे आईक्यू निकली अपन ने, जैसे निकाला है इसमें 100 जैसे, और दूसरा देख ले हमें, बच्चे की एज है कौन सी? मेंटल एज, वो 10 वर्ष है, यानी उसकी आयु है जो मेंटल एज है, मानसिक आयु, वो 10 वर्ष है। और उसकी वैसे जो वास्तविक आयु है वो 20 वर्ष है। ध्यान रखना, उसकी मेंटल एज है 10 वर्ष और उसकी जो वास्तविक आयु है वो 20 वर्ष इंटू 100। तो 10, ये 0 से 0 कट गया, उसके बाद ऊपर ये 0 मिल गए 100, नीचे
2, 50। अब इसकी बुद्धि लब्धि 50 है और अभी इसकी देखे थे 8 वर्ष वाले की, उसकी बुद्धि लब्धि 100 वर्ष है, यानी 100 है। तो ये जो 100 है ये 50 है, वो अलग अलग है। ये अलग अलग आने का मतलब क्या था, तो इन्होंने बुद्धि का मापन भी किया कि बुद्धि किस स्तर पर है, यानी अब अलग अलग डिफाइन किया इन्होंने स्तरों को कि ये इस स्तर का है, इस स्तर का है, तो ये बालक कौन सा होगा। मतलब सभी बालकों को, क्योंकि क्लास में बहुत से बालक होते हैं और जिन एक ऐसी बात नहीं है कि कोई टीचर पढ़ाए तो उसको समझ जाए हैंड टू हैंड। कोई कम समझता है, कोई ज्यादा समझ जाता है, कोई जल्दी समझ जाता है, कोई बाद में समझता है, कोई नहीं भी समझता है, ऐसे बालक होते हैं। तो उनको अलग अलग रखा था। जो अलग अलग उन्होंने रखा है वो किस हिसाब से रखा है, तो अपन डिफाइन करते हैं इन स्तर के अनुसार। तो अब अपन वो स्तर भी देखते हैं, वो स्तर कौन कौन से हैं। अब देखेंगे अपन, इन्होंने जो सारणी दी है, जो टर्मन है उन्होंने एक सारणी दी है बुद्धि लब्धि की। ये जो बुद्धि लब्धि है उसकी इन्होंने एक सारणी दी है, उसके माध्यम से अपन देखेंगे जो आईक्यू होती है ना, आईक्यू जैसे 50 हो, 100 हो, ये आईक्यू के आधार पर बालकों के कैसे प्रकार को समझते हैं। यानी जो 50 वाले हैं आईक्यू वाले, वो बालक कैसे हैं, और जो 100 वाले हैं 100 आईक्यू, वो बालक कैसे हैं। इनका अपन इस सारणी के स्तर के अनुसार अपन विभाजन करेंगे कि बच्चे किस किस रूप के, किस किस प्रकार के होते हैं आईक्यू के माध्यम से, यानी बुद्धि लब्धि के माध्यम से। तो वो अपन देखेंगे। तो इसमें देखते हैं अपन पहले, जो 25 से कम बुद्धि लब्धि होती है, जो आईक्यू 25 से कम होती है उसे जड़ बुद्धि कहा जाता है, यानी उस बालक को जड़ बुद्धि की कैटेगरी में रखा जाता है। उसके बाद है 25 से 59, इस आईक्यू वाले बच्चे को हीन बुद्धि की कैटेगरी में रखा जाता है। और जो ये है 60 से 69, इसको मूर्ख बुद्धि में रखा जाता है। 70 से 79, इसको सीमांत बुद्धि, सीमांत जो मंद बुद्धि वाले बालक है, मंद है लेकिन मंद के सीमांत है। और उसके बाद है 80 से 89, वो है अल्प बुद्धि। ये ध्यान रखना, जो 80 से 89 है अल्प बुद्धि, जो अल्प बुद्धि वाले बालक हैं उसे सामान्य से थोड़ी कम जानकारी होती है, मतलब उनमें आईक्यू लेवल लगभग इसके बराबर ही होता है, जो सामान्य बालक होता है उसके बराबर ही होता है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत कम होता है, जिसे अपन पिछड़े बालक भी बोलते हैं। कई बार बोल देता है अपन पिछड़े बालक, तो वो इसी में आते हैं 80 से 89 वाली आईक्यू में, क्योंकि इनमें बुद्धि तो, जो बुद्धि लब्धि है, जो आईक्यू है, वो तो सामान्य के बराबर ही होता है, लेकिन किसी ना किसी वजह से वो पिछड़ जाते हैं, इसलिए इन्हें पिछड़े बालक भी कहा जाता है। उसके बाद है सामान्य बालक। सामान्य बालक है यानी 90 से 109, ये सामान्य बुद्धि वाले बालक कहलाते हैं। उसके बाद है 110 से 119, ये है सामान्य से थोड़ी अधिक बुद्धि वाले। उसके बाद है 120 से 129, ये है श्रेष्ठ बुद्धि वाले। 130 से 139 में है अति श्रेष्ठ, यानी इनसे भी ज्यादा। और 140 से ऊपर हैं, यानी जो 140 से जो भी ऊपर है ना, वो प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। यानी इस कैटेगरी में, इस जो सारणी में है, वो प्रतिभाशाली, यानी 140 से ऊपर बालक जो आईक्यू होती है, वो प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। लेकिन एग्जाम में ज्यादातर इन्हीं 2-3 चीजों में पूछा जाता है कि एक तो 140 से ऊपर वो है प्रतिभाशाली, एक लगभग पूछी जाती है सामान्य, सामान्य दे दी जाती है, वो पूछे जाते हैं सामान्य बुद्धि कहाँ होती है, तो वो आईक्यू होती है 90 से 109। और उसके बाद होता है 25 से कम, यानी जो 25 से भी कम होती है वो जड़ बुद्धि होती है। तो अपन ने आईक्यू यानी जो टर्मन है उसके आधार पर इस सारणी को समझा। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा, मेरी दी जानकारी आपको कैसी लगी? मैं जहाँ तक मानता हूँ अच्छी लगी होगी आपको, लेकिन फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट में जरूर बताना, मैं उसका संशोधन करने की
कोशिश करूँगा। बाकी आप सबका धन्यवाद।